हेलो साथियों, मैं BL लूणा मेरे YouTube चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में जो गद्य विधाएं हैं उसके अंदर हम उपन्यास के बारे में पढ़ रहे हैं। उपन्यास के अंदर हमने जो प्रेमचंद पूर्व उपन्यास थे वो पढ़ लिए, प्रेमचंद युगीन उपन्यास है वो पढ़ लिए, और जो प्रेमचंदोत्तर उपन्यास है प्रेमचंद के बाद में जो उपन्यास लिखे गए उनके बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि जो उपन्यास है उन उपन्यास को 3 भागों में बांटा गया था। यानी मेन प्रेमचंद को माना गया और प्रेमचंद का जो पूर्व है और प्रेमचंद के बाद में ये उपन्यास लिखे गए तो उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात, जो हिंदी व्याकरण है उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए, अगर आप लेना चाहे तो उसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर ले सकते हो। जैसे ही हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास ये कंप्लीट होने वाला है, ये कंप्लीट होगा, इसके नोट्स में आपको टेलीग्राम पे अपलोड करवा दूंगा। अब बात करें जो प्रेमचंदोत्तर जो हिंदी उपन्यास है उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रेमचंदोत्तर जो हिंदी उपन्यास है उन प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? मोटे मोटे 5 भागों में बांटा गया है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। अब इससे आगे है वो 5 भाग कौन कौन से वो हम देख लेते हैं। पहला नाम है मनोविश्लेषणवादी उपन्यास। दूसरा है साम्यवादी, जिसको प्रगतिवादी उपन्यास यानी साम्यवाद, प्रगतिवाद और मार्क्सवाद, यानी राजनीति के अंदर साम्यवाद, वो जो मार्क्सवाद है वही हिंदी के अंदर क्या है? प्रगतिवाद है। ऐतिहासिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, प्रयोगवादी यानी आधुनिकता बोधवादी उपन्यास, यानी इसमें 5 प्रकार के उपन्यास लिखे गए। प्रेमचंद के बाद में जो उपन्यास लिखे गए वो क्या थे? 5 प्रकार के उपन्यास लिखे गए, जिसमें विश्लेषणवादी थे, साम्यवादी थे, ऐतिहासिक भी थे, आंचलिक भी थे और प्रयोगवादी भी थे। आंचलिक का मतलब अंचल, अंचल का मतलब कि ग्रामीण, जिस पर्टिकुलर जो क्षेत्र होता है ग्रामीण अंचल से संबंधित, वो उपन्यास इसके अंदर लिखे गए। अब आज हम इसके अंदर जो पहला जो उपन्यास है मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, उसके बारे में देख लेते हैं। उस मनोविश्लेषणवादी उपन्यास की जो प्रमुख जो विशेषताएं वो और मनोविश्लेषणवादी उपन्यास लिखने वाले जो लेखक है उनके बारे में। पहला है मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, जिसके अंदर है मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों की प्रमुख विशेषताएं, यानी इनकी क्या क्या विशेषताएं थी, किस प्रकार की विषय वस्तु को ध्यान में रख गई ये साहित्य लिखा गया, यानी उपन्यास लिखे गए। इन उपन्यासों में सामान्यतः सेक्स संबंधी कुंठाओं, दमित वासनाओं एवं मानसिक ग्रंथियों का निरूपण किया गया है। यानी जो सेक्स संबंधी कुंठाएं थी, दमित जो हृदय के अंदर दमित यानी कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे चाहते हुए भी हम नहीं कर सकते, जो दमित जो वासनाएं थी, इनके जो मानसिक ग्रंथियां इनसे संबंधित है वो विषय वस्तु को ध्यान में रखकर ये उपन्यास लिखे गए। इनमें सामाजिक समस्याओं एवं राष्ट्रीय विशिष्ट परिस्थितियों की उपेक्षा हुई है। यानी जो सामाजिक समाज में जो समस्या, जिस प्रकार प्रेमचंद ने किस प्रकार के उपन्यास लिखे, प्रेमचंद ने समाज में क्या समस्याएं हैं, समाज किस माहौल में जी रहा है, समाज को किस चीज की आवश्यकता है और उसकी पूर्ति नहीं हो रही है, इनको ध्यान में रखकर, एक जो सर्वहारा वर्ग है उसको ध्यान में रखकर, एक मजदूर वर्ग है, एक श्रमिक वर्ग है, उनको ध्यान में रखकर वो सारे उपन्यास को मद्देनजर रखते हुए उपन्यास लिखे गए। परंतु जो उसके बाद में, क्योंकि प्रेमचंदोत्तर युग यानी प्रेमचंद की जैसी ही अगर विशेषताएं रहती तो फिर वो अलग युग क्यों आता भाई? प्रेमचंद जैसी ही विशेषताएं रहती तो अलग उसको करने की जरूरत नहीं थी, परंतु प्रेमचंद के बाद में जो उपन्यास लिखे गए उनमें अलग विशेषताएं थी, वो अलग तरह के उपन्यास थे, इसलिए उनको अलग करना पड़ा। क्योंकि प्रेमचंद से पहले अलग तरह के उपन्यास लिखे जा रहे थे, प्रेमचंद ने अलग तरह के लिखे और प्रेमचंद के बाद में अलग तरह के लिखे जाने लगे। तो इसीलिए इसमें क्या है कि जो प्रेमचंद ने सामाजिक जो समाज में जो समस्या थी उनको ध्यान में रखा, परंतु इन्होंने इनकी उपेक्षा की है, उनको ध्यान में नहीं रखा। राष्ट्रीय विशिष्ट परिस्थितियां, जो राष्ट्र के लिए क्या परिस्थितियां, तो इसको राष्ट्र को भी ध्यान में नहीं रखा, उनकी उपेक्षाएं ये इनकी विशेषताएं मनोविश्लेषणवादी उपन्यास की। आगे है अधिकांश मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार व्यक्तिवादी या अति व्यक्तिवादी माने जाते हैं, यानी खुद से, यानी एक तो होता समष्टिवादी,
समाजवादी यानी पूरे समाज के बारे में सोचे, और ये व्यक्तिवादी थे, सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे थे। इनके नायक प्राय दुर्बल, अस्वस्थ एवं कुंठाग्रस्त है, क्योंकि भाई नायक दुर्बल, जो सेक्स की जो दमित इच्छाएं हैं, सेक्स से संबंधित जो विचार है, ऐसी जो भावनाएं तो दुर्बल थे, अस्वस्थ थे, कुंठाग्रस्त थे। नायिकाएं स्वच्छंद एवं वासनाग्रस्त है, यानी जो नायिकाएं है वो क्या है, वासनाग्रस्त है, क्योंकि जब हम उपन्यास को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है, तो वो जो नायिकाएं है वो क्या है, स्वच्छंद, और स्वच्छंद का मतलब अपने हिसाब से जीने वाली, और वासनाग्रस्त है। नए साहित्यकारों में अनाचार, उच्छलता, यौन पीड़ा एवं कुंठाओं की जो प्रबलता दृष्टिगोचर होती है, वह बहुत कुछ इन उपन्यासों में देखी जा सकती है। यानी मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों में ये जो सारी चीजें हैं, जो ऊपर ये पॉइंट आए, यही बातें इनमें, यानी यौन से संबंधित है, कुंठाओं से संबंधित, तो ये सारी चीजें हैं इन उपन्यासों में देखी जा सकती है। किस उपन्यासों में? जो मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है। अब देखें कौन कौन है जिन्होंने ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यास लिखे हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। पहला नाम है जैनेन्द्र। जैनेन्द्र 1905 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1988 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके जो उपन्यास है प्रमुख वो देख लेते। परख 1929 ईस्वी, सुनीता 1935 ईस्वी, त्यागपत्र 1937 ईस्वी, कल्याणी 1939 ईस्वी, सुखदा 1952 ईस्वी, विवर्त 1953 ईस्वी, व्यतीत 1953 ईस्वी, जयवर्धन 1956 ईस्वी, मुक्तिबोध 1965 ईस्वी, अनाम स्वामी 1974 ईस्वी, दरसांग 1985 ईस्वी। ये अंतिम उपन्यास है, यानी ये मोस्ट याद रखना है कि जैनेन्द्र का अंतिम उपन्यास कौन सा है, तो दरसांग को अंतिम उपन्यास है जो 1985 ईस्वी में लिखा गया। ठीक है, ये अंतिम उपन्यास है। अब मैंने एक छोटा सा 4-5 उपन्यास है, इनको रखकर मैंने एक छोटा सा सूत्र बनाया जैनेन्द्र से संबंधित। सूत्र क्या है? जैनेन्द्र को परख कर सुनीता ने त्यागपत्र दिया। जैनेन्द्र को परख कर सुनीता ने क्या दिया? त्यागपत्र दिया। सूत्र क्या है? जैनेन्द्र को परख कर सुनीता ने त्यागपत्र दिया। तो इसमें देखो परख आ गया, सुनीता आ गया और त्यागपत्र आ गया, तीन उपन्यास के नाम आ गए। ये रहा परख, ये रहा सुनीता और ये रहा त्यागपत्र। क्रम भी हो गया, परख पहले, सुनीता बाद में, त्यागपत्र बाद में। तो ये मोस्ट थे, तो मैंने यहाँ पर इनका सूत्र बना लिया। आगे देखो, उसके बाद में इनके उपन्यास नायिका प्रधान उपन्यास माने जाते हैं, यानी नायिका प्रधान, जैसे सुनीता उपन्यास का नाम रखा है, तो सुनीता नाम रखने का मतलब नायिका से संबंधित ये संबंध रखते हैं, तो नायिका प्रधान उपन्यास माने जाते हैं किसके? जैनेन्द्र के। मुक्तिबोध उपन्यास के लिए इनको 1966 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये लाइन मोस्ट है, यानी जैनेन्द्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो जो मुक्तिबोध है वो उपन्यास है, मुक्तिबोध उपन्यास पर इनको मिला था। मुक्तिबोध नाम का लेखक भी है गजानन माधव मुक्तिबोध, तो इन्होंने मुक्तिबोध नाम से उपन्यास लिखा जैनेन्द्र ने। 1917 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से अलंकृत किया गया, यानी 1966 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 1970 ईस्वी में भारत सरकार है उसके द्वारा पद्म भूषण इनको दिया गया। उसके बाद नाम आता है इलाचंद्र जोशी। 1902 में जन्म हुआ था और 1982 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इलाचंद जोशी है, उनके उपन्यास है लज्जा 1929 ईस्वी, सन्यासी 1941 ईस्वी, पर्दे की रानी 1941 ईस्वी, प्रेत और छाया 1946 ईस्वी, निर्वासित 1946 ईस्वी, मुक्ति पथ 1950 ईस्वी, जहाज का पंछी 1955 ईस्वी। यानी ये उपन्यास है वो इलाचंद जोशी के महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसके बाद में नाम आता है अजय का। अजय के उपन्यास है शेखर एक जीवनी। प्रथम भाग 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और द्वितीय भाग 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, यानी इसके दो भाग है। तो प्रथम है वो 1941 में और दूसरा 1944 में प्रकाशित हुआ है, शेखर एक जीवनी। नदी के दीप 1951 ईस्वी, अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी। ये तीन जो उपन्यास है वो अजय के महत्वपूर्ण है। आगे नाम है डॉक्टर धर्मवीर भारती। डॉक्टर धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता 1949 ईस्वी और सूरज का सातवां घोड़ा, ये दो उपन्यास है।
आगे नाम आया प्रभाकर माचवे। प्रभाकर माचवे का उपन्यास है दुहाबा 1954 ईस्वी। दर्द के पेबंद 1974 ईस्वी। यहाँ पर पेबंद है, पेबंद इस पर। फिर नाम आता है नरेश मेहता, डूबते मस्तूल 1954 ईस्वी। नदी यशस्वी है, उत्तर कथा 1982 ईस्वी। दो भाग, इसके दो भाग। तो ये जो उपन्यास थे ये हमारे थे मनोविश्लेषणवादी उपन्यास। अब इनके बाद में जो उपन्यास है वो है साम्यवादी या प्रगतिवादी उपन्यास। तो साम्यवादी और जो प्रगतिवादी उपन्यास है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।